अब भाई देखो, हम क्या बात करेंगे, हम एक कंसेप्ट की बात करेंगे जिसको कहेंगे सेल्फ। देखिए बच्चों, ये सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? देखो, द फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू एरिया occupied by a current carrying loop is directly proportional to the current in the is directly proportional to the current in the ठीक है। बेसिकली मेरे बात क्या है कि जैसे मान लो आपने एक लूप में करंट भेजा आई। आई इज द करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप एंड आर इज द रेडियस ऑफ दैट लूप। तो जो हम फ्लक्स कैलकुलेट करें, ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इंटीग्रल v डॉट डी एस से आप इसको कैलकुलेट करोगे, है ना। अब हालांकि b की वैल्यू अपने को सेंटर पे ही पता है, लेकिन वॉट एवर वैल्यू ऑफ b विल बी एट अदर प्लेसेस, क्या कि जो b होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट ही हो, है ना। इसका मतलब क्या है? अच्छा, जब अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो वो करंट वाला फैक्टर कॉमन होके बाहर भी आ जाएगा। तो यानी कि जो फ्लक्स है, क्या मैं बोल सकता हूँ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द लूप ही आने वाला यस सर। है ना। इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द लूप। और जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बचेगा, उस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, है ना। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे जो फाइव जो होता है ना, वो सेल्फ फ्लक्स बोलते हैं। इस फ्लक्स को बोलते हैं सेल्फ सेल्फ फ्लक्स, मतलब फ्लक्स थ्रू एरिया occupied by a loop
टू current flowing in that way. ये बात समझ में आती है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. और जो कांस्टेंट, अच्छा ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है एल एस, इसी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। और ये जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है बेटे, ये किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द लूप। क्योंकि वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो ऑफकोर्स शेप एंड साइज ऑफ द लूप पे तो डिपेंड करेगा ही, है ना? वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो शेप एंड साइज ऑफ द लूप पे तो डिपेंड करेगा ही। उसके अलावा ये और किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? उसके अलावा ये बाकी और जो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, बेसिकली इट विल आल्सो डिपेंड ऑन द मीडियम, है ना? म्यू नॉट का भी रोल आएगा इसमें। अब देखो बात क्या है, ये सेल्फ इंडक्टेंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है ना? वाई इज इट इम्पोर्टेंट? या पहले मैं तुम्हें क्या करता हूँ, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सॉलिनॉइड कैलकुलेट करके बताता हूँ। वो नोट कर लिया था ना पेज बच्चों? नोट कर लो, नोट कर लो। वैसे सेल्फ इंडक्टेंस की एसआई यूनिट बताते हैं तुम्हें। एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी। एल इज हेनरी। और मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होगी? इज वेबर। टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर इज वेबर। कई बार बी को, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, वेबर पर मीटर स्क्वायर पे लिख देते हैं, है ना? टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर इज वेबर, या वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर इज टेस्ला। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? Yes, sir. ओके।
हो गया सर। हो गया बेटे। ओके। अब देखिए क्या है, ये सेल्फ इंडक्टेंस की इम्पोर्टेंस क्यों है हमको, है ना। अच्छा, और सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। देखो, सेल्फ इंडक्टेंस को आप क्या लिखते हो, सेल्फ फ्लक्स अपॉन करंट। फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया डिवाइडेड बाय करंट। मैग्नेटिक फील्ड की क्या यूनिट्स होती हैं, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और इसको मल्टीप्लाई कर दो मीटर स्क्वायर से, और ये आ गया है। तो इसकी क्या यूनिट आ गई बेटे, न्यूटन मीटर पर एम्पियर, न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर। ये सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट आ गई। अब न्यूटन को आप एम एल टी माइनस टू लिख सकते हो, मीटर तो एल है ही, और एम्पियर स्क्वायर इज एल स्क्वायर, तो ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाता। अच्छा, एक सर वो एम्पियर। मिनट, ये मैंने गलत लिखी है। न्यूटन पर एम्पियर मीटर, मीटर स्क्वायर, एक मीटर से ये मीटर कैंसिल हो गया, है ना। एन को हम लिख देंगे, ऐसे चलने दो अभी, केजी पर सेकंड स्क्वायर मीटर बाय एम्पियर स्क्वायर। तो ये हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू एम्पियर की पावर माइनस। ये सेल्फ इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट होगा। देखो, ये जो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू है, ये एनर्जी की यूनिट है ना बेटा। एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, क्या ये एनर्जी की यूनिट है। Yes, sir. यस सर। तो इंडक्टेंस जूल पर एम्पियर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। वन हेनरी इज जूल पर। क्या ये बात समझ में आ रही है भैया? Yes, sir.
अब देखो, इस सेल्फ इंडक्टेंस, मान लो कोई हमसे कहे कि कैलकुलेट सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, of an ideal solenoid having n term unit length, having n terms per unit। तो भाई बात, जो सोलेनॉइड के में करंट फ्लो कर रहा है, कितना मैग्नेटिक फील्ड सॉलिड से पास होगा, ये म्यू नॉट एन का मैग्नेटिक फील्ड सॉलिनॉइड में से सर उसमें होगा म्यू नॉट सर मल्टीप्लाइड। हाँ बेटे बोलो। सर आपका आवाज बहुत लैग हो रहा है, आपने क्या बोला समझा नहीं अभी क्वेश्चन। अच्छा, आवाज लैग हो रहा है क्या? एक मिनट रुको। हाँ सर। के पहले सर वॉइस नहीं आ रही। हाँ बच्चों, अभी ठीक आ रही है आवाज? हाँ सर। ओके, ये देखिए क्या था। मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस कर रहा है वो म्यू नॉट एन आई प्रोड्यूस कर रहा है। अब मान लो अगर आप इसका एक टर्न कंसिडर करते हो, तो उस एक टर्न में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू उस टर्न का एरिया कर दें, पाई आर स्क्वायर।
तो क्या ये फ्लक्स पर यूनिट टर्न आ जाएगा क्या? और अगर मैं एल लेंथ सोलेनॉइड की कंसिडर करूं, तो इस एल लेंथ में कितने टर्न्स हैं? इस एल लेंथ में कितने टर्न्स हैं बेटा? n into L। एन इंटू एल टर्म्स हैं। तो वो फ्लक्स निकाल के लिए मेरे को नंबर ऑफ टर्न्स से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स एन इंटू एल से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो फ्लक्स आ जाएगा, ये सेल्फ फ्लक्स ही है बेसिकली। ये कितना आ रहा है? म्यू नॉट टाइम्स एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट टाइम्स एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल इंटू आई। म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल इंटू आई, है ना? तो ये जो पूरी क्वांटिटी आ गई है, ये क्या आ गया बेटे? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एल लेंथ ऑफ ए सॉलिड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ a length L of solenoid, ये कितनी आ गई है? ये बराबर आ गया है म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल, है ना? तो सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड कितना आ जाएगा? सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, या इनफैक्ट हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम कितना आ जाएगा? सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, तो वो आ जाएगा म्यू नॉट टाइम्स एन स्क्वायर। सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम कितना आ जाएगा बेटे? म्यू नॉट टाइम्स एन स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes. ये फॉर्मूले के रूप में याद रखना है। सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सोलेनॉइड इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर। अगर कोई हमसे कहे कि एल लेंथ के सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस पता करो, तो वो हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। ये नोट कर लिया बच्चों सबने? हाँ सर। Yes, sir. एक मिनट ओके। सर।
सर वॉइस नहीं आ रही। हाँ बेटे, अभी आप लोग नोट कर रहे हो ना, मैं चुप हूँ अभी। सर आपका स्क्रीन ही चला गया। हाँ सर। अच्छा, स्क्रीन चला गया तो वो तो देख। हाँ, ये रहा। अच्छा, ये नोट हो गया बच्चों पूरा? यस हाँ सर। सर। ओके बेटे, अब इसमें एक चीज अपने को और पढ़नी है, क्या कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। देखिए, किसी भी रीजन में अगर B इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो एनर्जी डेंसिटी को हम लिखते हैं कितना, B²/2 μ। दिस इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में एनर्जी डेंसिटी को कैसे लिखते थे अपन, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हाफ एप्सिलॉन नॉट E² होता था। उसी तरह से एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, B²/2 μ नॉट। तो अगर मुझे मान लो क्या है, एनर्जी stored in a solenoid of length L अगर लिखना है, तो वो हम कैसे लिख सकते हैं, एनर्जी डेंसिटी B²/2 μ नॉट मल्टीप्लाइड बाई इस L लेंथ का वॉल्यूम, वो हो जाएगा πr²L। अब B को कैसे लिखेंगे, B बराबर होगा μ0 N I, उसका स्क्वायर इंटू πr²L। तो ये हो जाएगा 1/2 μ0 इंटू μ0² N² I² इंटू πr²L के बराबर। अब देखो बच्चों, ये एक μ0 से μ0 कैंसिल हो गया, इसको हाफ को अलग लिखूं, ये μ0 N² हमने क्या पढ़ा था, सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। इसको πr²L से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिनॉइड से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आ जाएगा, उस L लेंथ के सॉलिनॉइड का इंडक्टेंस आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय I²। तो क्या ये पूरी चीज हाफ LI² बन जाएगी कि नहीं बन, ये इसको हालांकि अपन ने एक स्पेशल केस के लिए डिराइव किया है, लेकिन इसको आप जनरल फॉर्मूले की तरह से भी यूज कर सकते हो। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर
of inductance L. Energy stored in an inductor of inductance L. एक L इंडक्टेंस के इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो इतनी. एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस. Energy stored in an inductor of inductance L is half Li. अगर किसी इंडक्टर में I करंट फ्लो हो रहा है, उसका इंडक्टेंस L है, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होगी उसका क्या फॉर्मूला होगा बच्चों? हाफ Li इसको. सर लेकिन हमने तो सॉलिनॉइड के लिए निकाला. ये हमने सोलिनॉइड के लिए निकाला, इसका जनरल डेरिवेशन भी अपन देख लेंगे. लेकिन ये सिर्फ सोलिनॉइड के लिए ही नहीं, एनी इंडक्टर के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, है ना. इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी इंडक्टर, किसी भी इंडक्टर का. हाँ बेटे बोलिए. सर इंडक्टर मतलब क्या होता है? इंडक्टर मतलब व्हाट इज एन इंडक्टर? सी, any conducting loop is an inductor. All conducting loops are inductors. Okay, sir. All conducting loops are as they have some self inductance. है ना. मतलब बेटे कोई जैसे मान लो कि आपने कोई रेक्टेंगुलर लूप ही ले लिया फॉर दैट मैटर, है ना. अब ये रेक्टेंगुलर लूप में से कुछ करंट फ्लो करेगा आई, ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड का इस एरिया में से कुछ फ्लक्स पास होगा. क्या वो फ्लक्स आई के प्रोपोर्शनल होगा? हाँ. वो जो फ्लक्स होगा वो आई के प्रोपोर्शनल होगा. अब ये फ्लक्स अगर आई के प्रोपोर्शनल है तो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो क्या हो जाएगा? इसका सेल्फ इंडक्टेंस. इसका मतलब क्या है? दिस रेक्टेंगुलर लूप हैज सम सेल्फ इंडक्टेंस. ये भी एक तरह का आपके लिए क्या है? इंडक्टर ही है ना. मतलब एक सोलेनॉइड तो इंडक्टर होता ही है. कोई भी लूप, कोई भी करंट कैरिंग लूप अपने आप में एक इंडक्टर है ना. अब देखो, ये वाला पेज नोट कर लिया बेटे सबने? हाँ सर. अब देखिए इसमें इस इंडक्टर की खास बात क्या होती है. इंडक्टेंस जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी लूप की, उसकी खास बात क्या होती है वो अपन समझते हैं. हमने कहा भाई अगर किसी लूप का इंडक्टेंस L है और उस लूप में से I करंट पास हो रहा है, तो जो सेल्फ फ्लक्स उस लूप में से पास होगा वो L I के बराबर होगा. इतना होगा कि नहीं? होगा. तो EMF इंड्यूस्ड को जब हम लिखेंगे तो क्या उसको मैं माइनस डी फाई बाई डी टी के बराबर लिख सकता हूँ? मतलब क्या है, अगर इस लूप में से फ्लो करने वाले करंट को आपने चेंज करने का कोशिश किया, है ना. इफ यू ट्राई टू चेंज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस लूप, तो इसमें अपने आप ही एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. इफ करंट थ्रू अ लूप changes with time, then an EMF will be induced in the loop such that it opposes the
चेंज ऑफ फ्लक्स है ना, फैराडे लॉ तो क्या कहता है, कैसे ईएमएफ इंड्यूस होगा कि वो चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करेगा। लेकिन यहाँ पे फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है, बिकॉज करंट इज चेंजिंग, राइट, so that it opposes the change of current in the ये क्या करेगा, उस लूप में करंट के चेंज को अपोज करेगा, है ना, इट विल अपोज द चेंज ऑफ करंट इन द लूप, है ना, इट विल अपोज द चेंज ऑफ करंट इन द लूप। लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें चेंज, मतलब कि अगर करंट कम करने की कोशिश करोगे तो इसमें ऐसा ईएमएफ इंड्यूस होगा कि वो उसी डायरेक्शन में और करंट प्रोड्यूस करे। और अगर आप करंट को बढ़ाने लगोगे तो इसमें ऐसा ईएमएफ इंड्यूस होगा कि वो अपोजिट डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराने की कोशिश करेगा। अब जरूरी नहीं कि अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगी जाए, लेकिन क्या होगा, इसमें ईएमएफ ऐसा इंड्यूस हो जाएगा, जैसे क्या है, कहने का मतलब क्या है कि मान लो ये करंट है, ये लूप में करंट फ्लो हो रहा आई। अब जैसे ही आप करंट को बढ़ाने लगोगे, जैसे ही आप करंट को बढ़ाने लगोगे तो क्या होगा, इसमें जो क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। वो ईएमएफ किस पोलैरिटी का इंड्यूस होगा बेटे, वो ईएमएफ इंड्यूस कुछ इस पोलैरिटी का होगा कि वो करंट, वो खुद अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाने की कोशिश करे। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसा है, ये समझ सकते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं इफ आई इंक्रीजेस देन ईएमएफ इंड्यूस्ड in the loop will be positive in anti-clockwise direction, है ना। और अगर मान लो करंट पहले से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा, कर रहा था, और करंट मान लो कम होने लग जाता, तो इफ करंट डिक्रीजेस देन ईएमएफ इंड्यूस्ड in clockwise direction will be positive, है ना। मतलब इस तरह से करंट फ्लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? सर ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद नेट चेंज इन करंट जीरो हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, चेंज इन करंट जीरो हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। वो तो इस बात पे डिपेंड करेगा ना कि वो आदमी जो करंट को, मतलब वो सोर्स जो करंट को बढ़ा रहा है वो ज्यादा पावरफुल है कि ये ज्यादा, इसमें ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ना, या वो सोर्स जिसकी वजह से करंट कम हो रहा है वो ज्यादा पावरफुल है कि ये ज्यादा पावरफुल है, तो इस बात पे डिपेंड करेगा। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. है ना। तो देखो क्या है, अब किस लूप में ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, किस लूप में कम ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये इसका रिलेशन उस लूप के सेल्फ इंडक्टेंस से होता है। देखिए कैसे, ईएमएफ इंड्यूस को हमने माइनस डी फाइव बाई डी टी लिखा है, माइनस डी बाई डी टी ऑफ पाई जब हम करेंगे तो वो एल आई आ जाएगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा, माइनस एल इंटू डी आई बाई इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, माइनस एल डी आई बाई डी टी। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes. ईएमएफ इंड्यूस्ड की क्या वैल्यू आ रही है बच्चों, माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये
EMF इंड्यूस की थी, मतलब कि di/dt के तो प्रोपोर्शन में EMF इंड्यूस होगा ही सही, सेल्फ इंडक्टेंस के भी प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जिस लूप का सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा है वो उसमें ज्यादा EMF इंड्यूस होगा, जिस लूप का सेल्फ इंडक्टेंस कम है उसमें कम EMF इंड्यूस होगा, है ना। या मैं यूँ कहूँ कि दो लूप हैं, दोनों में आपने क्या किया, सेम रेट से करंट को बढ़ाना चाह रहे हो आप, di/dt सेम रखते हो दोनों में, किसी एक्सटर्नल तरीके से दोनों में मान लो 5 एम्पियर पर सेकंड करंट की रेट से करंट को चेंज कर रहे, तो क्या होगा, जब L ज्यादा होगा, वो लूप जिसका L ज्यादा है उसमें ज्यादा EMF इंड्यूस होगा, है ना। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? सर Yes, sir. EMF induced in that loop will be higher which has higher self inductance provided di/dt is fixed. देखो बच्चों, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में क्या फर्क होता है। जैसे ये सर्कुलर लूप है, इसका हम कुछ रेजिस्टेंस भी डिफाइन कर सकते हैं और इसी लूप का इंडक्टेंस भी डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं। इसका रेजिस्टेंस भी डिफाइन कर सकते हो, इसका आप इंडक्टेंस भी डिफाइन कर सकते हो, है ना। रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है ना। करंट फ्लो कराने के लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा। और इंडक्टेंस क्या करता है, इंडक्टेंस करंट को अपोज नहीं करता। मतलब इस लूप में से अगर मान लो कांस्टेंट करंट फ्लो करता रहे तो कुछ भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, आपको पता नहीं लगेगा इसका कुछ सेल्फ इंडक्टेंस है भी या नहीं। समझ में आ रही बात। Yes, sir. लेकिन अगर आपने करंट को बढ़ाने की कोशिश करी या करंट को कम करने की कोशिश करी तो ये विरोध प्रदर्शन करेगा। भाई जैसे होता है ना, कई बार होता है कि भाई मान लो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि पनवेल में एयरपोर्ट बनेगा सर, है ना। तो कई सारे एनवायरमेंटलिस्ट आ जाते हैं, वो कहते हैं अरे नहीं नहीं, एयरपोर्ट बनेगा आपको इतने सारे ट्रीज कट करने पड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसका विरोध करेंगे, अपोज अपोज करेंगे इसका। तो ठीक है भाई, अपोज करने की आपके पास पूरी आज़ादी है ना। लेकिन उसका मतलब क्या, उसका मतलब ये है कि एयरपोर्ट बनना बंद हो जाएगा। नहीं सर। उसका मतलब ये नहीं, एयरपोर्ट बनना बंद नहीं होगा, उसमें गवर्नमेंट ने कुछ सोच के ही एयरपोर्ट बनाने का सोचा होगा, तो एयरपोर्ट तो बनेगा। बस क्या है, हाँ डिले हो सकता है, उन लोगों को मनाना पड़ेगा। कैसे मनाना पड़ेगा, भाई उनको प्रॉमिस करेंगे कि भाई जितने ट्रीज हम इस लैंड में काट रहे हैं उतने ही ट्रीज किसी और एरिया में हम प्लांट करेंगे जो बैरन लैंड है, कोई और बैरन लैंड जो जमीन पे है आसपास के रीजन में है उसको हम प्लांट करेंगे। और ये हमारा प्रोजेक्ट है, हम कोशिश करेंगे कि कम से कम पेड़ कटे, एयरपोर्ट बनने के बाद दोबारा से जो खाली जगह बचेगी वहां पे हम मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट करेंगे। ये सब चीजें वो गवर्नमेंट उनको अपना प्लान बताएगी, उनको कन्विंस करेगी। हाँ, तो उनके विरोध प्रदर्शन से क्या हुआ, चीजें थोड़ी डिले हो गई, लेकिन फाइनली बना। वही रोल इंडक्टर का भी होगा। अभी अपन देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं बच्चों, मतलब उसमें ऐसा नहीं होता कि जैसे मान लो सर्किट ओपन है, आपने जैसे ही सर्किट क्लोज किया
स्विच दबाया वैसे ही करंट फ्लो करना चालू हो जाता, क्योंकि इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट विल नॉट अलाउ दैट। अभी तक तो अपन यही करते आए हैं। स्विच क्लोज करने के बाद क्या होगा बताओ? तो अपन मानते हुए स्विच क्लोज किया, करंट फ्लो करना स्टार्ट। लेकिन अभी हम क्या है, इंडक्टेंस का रोल समझेंगे। इंडक्टेंस के रोल से अपने को समझ में आएगा कि आपके जैसे, एक मैं इस तरह का सर्किट लेता हूँ, ये बहुत सिंपल सर्किट, एक रेजिस्टर और उसमें लगा हुआ है क्या, एक बैटरी, और ये है एक स्विच। आपने क्या किया, स्विच को क्लोज किया। तो हम क्या कहते हैं भाई, जैसे ही स्विच आपने क्लोज किया, एज द स्विच इज क्लोज्ड, क्या होता है, करंट कितना फ्लो करने लग जाएगा बच्चों? बैटरी को आइडियल मान लें अगर तो E by R. ई बाई आर करंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखो बात क्या है, ये हम अभी तक करते आए थे ऐसा, क्यों? क्योंकि हमने अभी मैग्नेटिक फील्ड वगैरह के बारे में नहीं पढ़ा था। बट नाउ दैट वी हैव स्टडीड मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल, अब अपन को ये पता है कि यार जैसे ही मैंने स्विच क्लोज किया और मैं बोल रहा हूँ कि ई बाई आर करंट फ्लो करने लग जाएगा, तो इस ई बाई आर करंट की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा तो क्या होगा, इसमें से फ्लक्स पास होने लग जाएगा, है ना? और इसमें से फ्लक्स पास होने लग जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, पहले जीरो फ्लक्स था, अचानक से फ्लक्स पास होने लग गया। तो क्या इसमें कोई फ्लक्स में चेंज की वजह से कोई ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगा? बिल्कुल, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्या वो फ्लक्स में चेंज को अपोज नहीं करेगा? बिल्कुल, वो फ्लक्स में चेंज को अपोज करना चाहिए। अगर आप कह रहे हो कि ई बाई आर अचानक से करंट फ्लो करने लग गया, इसका मतलब तो ये है कि अचानक से फ्लक्स की भी वैल्यू जीरो से बढ़कर के कोई नॉन जीरो पे पहुंच गई। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स तो इनफाइनाइट कर दिया ना आपने। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आपने कैसा कर दिया, इनफाइनाइट कर दिया। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? क्या इनफाइनाइट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो सकता है क्या? अगर इनफाइनाइट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो गया तो ईएमएफ इंड्यूस भी इनफाइनाइट हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब क्या है कि इंडक्टेंस को अकाउंट में लेते हुए सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं वो समझेंगे अपन। लेकिन उसके पहले देखो, इंडक्टेंस का सर्किट सिंबल जो होता है वो ऐसा होता है, क्योंकि जनरली सोलिनॉइड ही को ही इंडक्टर की तरह से यूज करते हैं। तो दिस इज सर्किट सिंबल ऑफ solenoid, sorry, of any inductor। ठीक है, यस सर। मतलब देखो क्या है, इस वाले सर्किट में आपने जैसे ही स्विच क्लोज किया तो क्या होगा, अभी हम इक्वेशन क्या लिखेंगे देखो, मान लेते हैं कि कुछ आई करंट फ्लो होने लगा है। हम ये नहीं मानेंगे कि सीधा ई बाई आर करंट फ्लो होने लग गया। क्या मानेंगे, कितना करंट फ्लो होने लगा है, आई करंट फ्लो होने लगा है। तो पूरे लूप में हम जब केवीएल लगाएंगे तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ई माइनस आई आर माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0। क्योंकि जो करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा, उस चेंज की वजह से भी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा।
और वो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका क्या फॉर्मूला पढ़ा है हमने? क्या उसका फॉर्मूला माइनस एल डी आई बाई डी टी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ये माइनस साइन लगाने से अपने आप क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस डी आई बाई डी टी के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। करंट कम हो रहा है तो उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है, बढ़ रहा है तो उसको कम करने की कोशिश कर रहा होता है। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। तो ये जो है ये किस चीज को अकाउंट में ले रहा है? दिस टर्म टेक्स इनटू अकाउंट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लूप, है ना? है ना? या कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप ऐसा करो, मतलब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यार कि यार सर यहाँ पर ये एल डी आई बाई डी टी ड्रॉप कहाँ आ रहा है एक्चुअली में, ये तो बताओ आप हमको। तो वो कहते हैं कि ठीक है आप ऐसा करो, इसको थोड़ा सा समझने के लिए, है ना, शुरू शुरू में इस चीज को समझने के लिए आप क्या करो, आप यूं मान लो कि देखो जैसे ये जो अपन रेजिस्टर आर बनाते हैं, ये पूरे कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस यहाँ बना देते हैं ना, क्यों बेटे? वैसे रेजिस्टेंस होता तो हर पार्ट में है, होता है कि नहीं होता? लेकिन पूरे रेजिस्टर को अपन एक ही जगह पे बना देते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो उसी तरह से क्या करेंगे, पूरा लूप, ये जो ईएमएफ आया है ये पूरे लूप में आया है एक्चुअली, लेकिन उसको अपन क्या है एक ही जगह पे बना देते हैं और ये वाले सिंबल के थ्रू अपन उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये ई, ये आर, ये एल। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? यस। Yes, sir. और यहाँ भी हम कैसे लिखेंगे, करंट आई जा रहा है अगर, तो इधर ड्रॉप आएगा आई आर और इधर ड्रॉप आएगा एल डी आई बाई डी टी। तो पूरा केवीएल की इक्वेशन क्या बन जाएगी, ई माइनस आई आर माइनस एल डी आई बाई डी टी इज, है ना? सर आइडियल वायर में भी इंडक्टेंस हुआ था। क्या क्या बोल रहे हो बेटे? आइडियल वायर में भी इंडक्टेंस होगा। आइडियल वायर में भी क्या होगा? इंडक्टेंस। हाँ, तो वो पूरा मैंने एक ही जगह पे बना दिया। ये जो इंडक्टेंस है ना, ये पूरे लूप का इंडक्टेंस है। समझ रहे हो तुम? ये पूरे लूप का इंडक्टेंस है जो कि मैंने एक ही जगह पे बना दिया। भाई अल्टीमेटली जब मैंने पूरे लूप के इंडक्टेंस को एल मान करके यहाँ पर इक्वेशन लिखी थी, तब भी तो यही इक्वेशन आई थी। और अगर मैं एक ही जगह बना के लिख देता हूँ तब भी यही इक्वेशन आएगी। तो फॉर द सेक ऑफ इक्वेशन इट डज नॉट मैटर कि आप इसको पूरे लूप का इंडक्टेंस कहो या ये कहो कि बाकी जगह पर कोई इंडक्टेंस नहीं है, सिर्फ यहीं पे इंडक्टेंस, है ना? तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार ऐसे मान लिया, इक्विवेलेंटली ऐसा मान लिया कि वो जो इंडक्टेंस है वो एक ही जगह पे प्रेजेंट है। ठीक है? सर अभी तक हम लोग ने इंडक्टेंस को कंसीडर नहीं किया था, तो मतलब हम लोग गलत कर दिए। हाँ, अभी तक अपन क्या है, इंडक्टेंस को कंसिडर नहीं कर रहे थे, तो इसका मतलब क्या था, अभी तक हम लोग गलत कर रहे थे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो अपन सॉल्व करते थे वो एक तरीके से क्या है, वो पूरी तरह से करेक्ट नहीं था। वो तभी एप्लीकेबल है जब आपने क्या किया, सर्किट के इंडक्टेंस को इग्नोर कर दिया था। यूं समझो उसको, गलत मत कहो इसको, यूं समझो कि आपने इंडक्टेंस को उस समय क्या था, इग्नोर कर रखा था। और यार ये बात सही भी है ना, अभी बच्चे को ओम्स लॉ यूज करना नहीं आया है, आप उसको इंडक्टेंस भी सिखाओगे तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। इंडक्टेंस समझने के लिए सोचो तुम्हें क्या क्या चीज समझनी पड़ी है पहले। इंडक्टेंस समझने के लिए क्या पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर आना जरूरी है? करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए ना।
Yes. फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हैं। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब फैराडेज लॉ पता होना चाहिए कि क्या है। अगर फ्लक्स चेंज होता है मैग्नेटिक फील्ड का तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ये चीज भी तो नहीं पता थी हमको पहले, अब पता चलिए। अब अपन जाते हैं कि भाई देखो, अब हम तुम्हें आपको आपको बताते हैं कि यार ये जो अपन कर रहे हैं ये पूरी तरह से सही नहीं है, इसमें अपन ने इंडक्टेंस को तो अकाउंट में ही नहीं लिया था, है ना। Yes. तो ये बात है बच्चों, ठीक है। अब इस इंडक्टेंस को अकाउंट में लेंगे तो कैसी इक्वेशन बनेगी, देखो। E माइनस आई आर माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0। E माइनस आई आर को लिख लेता हूँ एल डी आई बाई डी टी, तो मेरे पास हो जाएगा डी टी डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू डी आई अपॉन ई माइनस आई आर, और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं हम 0 से टी तक, और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से आई तक। टी इक्वल टू 0 पे करंट 0 था, हम मान रहे हैं टी टाइम पे कोई आई करंट फ्लो होने लग गया है, तो क्या हो जाएगा एल एच एस में टी डिवाइडेड बाई एल, आर एच एस में हो जाएगा -1/r एल एन ऑफ ई माइनस आई आर माइनस एल एन ई। ये माइनस साइन उधर चला गया तो ये आ गया -RT/L इक्वल टू एल एन ऑफ ई माइनस आई आर अपॉन, या ई माइनस आई आर अपॉन ई इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर -RT/L, या ई माइनस आई आर इज इक्वल टू ई इंटू ई रेज टू दी पावर यह हमारे पास आ जाएगा E/R 1 माइनस ई रेज टू दी पावर -RT/L, और ये फ्लो करेगा क्या कर, क्या ये बस मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes, sir. अब इसमें देखो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है एट टी इक्वल टू 0, ई रेज टू दी पावर 0 1, तो 1 माइनस 1 0, तो करंट इज 0। एज टाइम इंक्रीजेस ये वाली पूरी टर्म डिक्रीज होने लग जाएगी, इसका मतलब करंट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, है ना। इंक्रीजिंग फंक्शन है ये, इंक्रीज होता जा रहा है, इसका मतलब एज टाइम इन अप्रोचेस इंफिनिटी करंट विल बिकम मैक्सिमम। और टाइम को इन्फिनिटी रखो, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, 1 माइनस 0 इज 1, तो क्या मैं बोल सकता हूँ करंट E/R के बराबर हो जाएगा बच्चों? क्या करंट E/R के बराबर हो जाएगा, ऐसा लिख सकता हूँ? Yes. Yes. तो अल्टीमेटली करंट E/R हो जाएगा, ये बात सही है ना। उसके बाद करंट कांस्टेंट भी हो जाएगा, करंट बदलेगा भी नहीं, तो इंडक्टेंस का कोई रोल आएगा भी नहीं, तो फाइनल रिजल्ट वही मिलेगा जो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में मिल रहा था। यानी एयरपोर्ट तो बनेगा, लेकिन वो बनने में टाइम लगेगा बस। समझ में आ रही है बात? इंडक्टर ने Yes. क्या कर लिया सर फिर आकर के? भाई इंडक्टर इंडक्टर ने या इंडक्टर ने एकदम से चेंज नहीं होगा, होगा ठीक है, बात मान ली आपकी, चेंज तो होना ही है, लेकिन एकदम से होने देंगे, धीरे धीरे होगा। क्या ये बात समझ में आती है?
Yes. Role of inductors in a circuit will be to oppose change of current. जीरो करंट है, आपने अचानक से स्विच क्लोज करके आप उम्मीद करोगे झटके में ई बाई आर करंट डेवलप हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा. इट विल टेक टाइम अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, है ना. अब देखो ये जो इक्वेशन है, I is equal to E by R into 1 minus e raised to the power minus RT by L. इसको आप ऐसे लिख सकते हो, E by R 1 minus e raised to the power minus t divided by L by R. तो ये जो L by R है आपका, वो टाइम कांस्टेंट. इसका मतलब क्या है, एट t इक्वल टू L by R जो करंट सर्किट में हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ई बाई आर 1 माइनस ई की पावर -1, यानी 0.63 टाइम्स ई बाई आर. जैसा कैपेसिटर में चार्जिंग की इक्वेशन आती थी, वैसे ये इक्वेशन भी आई है ना. इस इक्वेशन को कहेंगे इक्वेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट इन डीसी एल आर सर्किट. इक्वेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट इन डीसी एल आर सर्किट. डीसी मतलब डायरेक्ट करंट. ये बात समझ में आ रही है बच्चे? In one time constant, current increases to 63% of its steady state value, है ना. And in time equal to 5 times the time constant, current becomes equal to 0.99 times the steady state current. स्टडी स्टेट का इतना हो जाएगा किसमें, एक टाइम कांस्टेंट. क्या ये बात समझ में आती है? Yes. ओके. सर वो एल आर के बाद क्या लिखा? एल आर सर, सर वो इक्वेशन ऑफ के बाद क्या लिखा है? ग्रो growth of current. क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? तो इसने पिछले का पिछला वाला पेज दिखाइए ना. पिछले का एक्स्ट्रा, तो इससे नीचे वाला. हाँ.
डन सर। ओके ओके। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चे? ये वाला पेज नोट कर लिया भाई सबने? यस सर। देखो मतलब क्या है, आप ऐसे सोचिए कि अगर मान लो आपके सर्किट में इंडक्टेंस है 1 मिली हेनरी और रेजिस्टेंस है मान लो 1 ओम, तो टाइम कांस्टेंट की क्या वैल्यू आ जाएगी? L/R के हिसाब से क्या 1 मिली सेकेंड टाइम कांस्टेंट आ जाएगा? इसका मतलब क्या है, 5 मिली सेकेंड में करंट विल अप्रोक्सीमेटली बिकम E/R। क्यों बेटा? ये बात समझ में आती है? है ना? तो ये जो टाइम कांस्टेंट है, इससे हमें ये आइडिया लग जाता है, क्या आइडिया लग जाता है कि कितने टाइम में करंट हमारा वो हो जाएगा, जो कि एक नॉर्मल करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले सर्किट में अपन मानते थे कि करंट हो जाना चाहिए, है ना? या उसको स्टेडी स्टेट करंट भी बोलते हैं। E/R इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेडी स्टेट करंट। E/R को क्या बोलते हैं बच्चों? स्टेडी स्टेट करंट। हाँ बच्चों, आवाज आ रही है ना मेरी? यस हाँ सर। सर। ओके ओके। सर वो 5 मिली सेकेंड आई विल वो क्या लिखा आगे? क्या क्या बेटे? सर वो विल के बाद क्या लिखा है? एपी की। स्टेडी स्टेट वैल्यू, स्टेडी स्टेट। नहीं सर, वो 5 मिली सेकेंड इन आई इन विल। सर वो इन 5 क्वेश्चन। मिलीसेकेंड आई विल अप्रोक्सीमेटली बिकम, अप्रोक्सीमेटली। ओके सर। लगभग कितना हो जाएगा? E/R मतलब जैसे 0.99 E/R इस तरह का हो जाएगा, है ना? क्या ये बात समझ में आती है बेटे? यस सर। देखो, जैसे कोई आपसे ये कहे कि ये एक इंडक्टर है और ये एक रेजिस्टर है ना? और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है I, और करंट इस समय पे फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर
इसका रेजिस्टेंस है मान लो 2 ओम और इंडक्टेंस इसका है 10 हेनरी, है ना, और करंट डिक्रीज हो रहा है, मतलब di/dt की वैल्यू क्या है, वो है 2 एम्प 0.2 एम्पियर पर सेकेंड, यह मान लीजिए 0.8 एम्पियर पर सेकेंड की रेट से कम हो रहा है। di/dt इज -0.8 एम्पियर पर सेकेंड। तो हमें क्या पता करना है, फाइंड VA minus VB at the instant shown in figure। Find VA minus VB at the instant shown in। तो देखो कैसे पता करते हैं बच्चों इसको। देखो करंट कम हो रहा है ना, तो ये इंडक्टर करंट को बढ़ाने की कोशिश करेगा, करेगा या नहीं? यानी जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में इसमें ईएमएफ आ जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसमें ईएमएफ कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा? ऐसा बैटरी बना सकते हैं अपन यहाँ, बोलिए। Yes, sir. So that this battery also drives current in the same direction। तो क्या होगा, ये पॉइंट A है, इसको C बोलते हैं, ये B है, तो क्या हो जाएगा, A के पोटेंशियल को आप अगर X मान लो, है ना, तो ये वाली पोलैरिटी पता है क्या हो जाएगी, LdI/dt। और अच्छा अब देखो मैंने पोलैरिटी पहले से लगा ली है, तो di/dt का अब सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। तो 10 इंटू 0.8 मतलब कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट का ये ईएमएफ ऐसा मैं लगा दूंगा। तो अगर ये x है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा x+8, है ना, और यहाँ से करंट पास हो रहा है 5 एम्पियर, तो इधर से भी करंट चला जाएगा कितना, 5 एम्पियर। तो ये रेजिस्टर है 2 ओम, तो 5 दूना 10, 5 टू जा 10 IR करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 वोल्ट का ड्रॉप आएगा, ये हाई होगा ये लो होगा, और यहाँ पे 10 वोल्ट का ड्रॉप आएगा। तो ये x+8 था, इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो x+8 -10 कर दिया, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, x-2 वोल्ट के बराबर ये वैल्यू आ जाएगी। ये x है, ये x-2 आ गया, तो VA माइनस VB की वैल्यू क्या -2 वोल्ट लिख सकते हैं, या सॉरी +2 वोल्ट लिख सकते हैं, x-2 यानी कितना, +2 वोल्ट। बोलिए बच्चों। x+8 कैसे रिपीट करते हैं? क्या बोल रहे हो बेटे? सर C का पोटेंशियल x+8 कैसे आया? x+8 कैसे आया, देखो जो इंडक्टेंस की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला हम -LdI/dt ऐसे लिखते हैं। तो इंडक्टेंस कितना दिया हुआ है, 10 हेनरी, और di/dt कितना दिया हुआ है, -0.8, तो ये कितना हो गया, 8 वोल्ट हो गया बेटे, है ना, ये 8 वोल्ट हो गया। इसका मतलब क्या है कि जब आप इस इंडक्टर के थ्रू होकर के जाओगे तो क्या होगा,
8 वोल्ट का पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो ए का पोटेंशियल एक्स है तो सी का हो जाएगा एक्स प्लस 8। ये बात समझ में आती है? है ना? अच्छा, आप हमेशा ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। कैसे? कि जैसे अपन रजिस्टर में ध्यान रखते हैं ना कि भाई एक रजिस्टर में करंट जा रहा है आई और उसका रेजिस्टेंस है आर। तो जहां से करंट एंटर कर रहा है वहां प्लस लगाते हैं और जहां से करंट बाहर निकल रहा है वहां माइनस और लिख देते हैं आई आर। इसका मतलब क्या? करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है। उसी तरह से इंडक्टर में आप कैसे ध्यान रख सकते हो? जैसे ये इंडक्टर है, इसमें से करंट एंटर कर रहा है ए टर्मिनल से ए और बी से बाहर निकल रहा है, इसका इंडक्टेंस है एल। तो यहाँ पर वही एंटर करने वाले टर्मिनल पे लगाओ प्लस, निकलने वाले टर्मिनल पे लगाओ माइनस, लेकिन बीच में क्या लिख दो? एल डी आई बाई डी टी लिख दो। है ना? अब डी आई बाई डी टी पॉजिटिव हुआ तब तो क्या होगा? एंटर करने वाला सही में हाई पोटेंशियल पे होगा और बाहर निकलने वाला टर्मिनल लो पोटेंशियल पे होगा। लेकिन अगर डी आई बाई डी टी नेगेटिव हुआ तो क्या होगा? एंटर करने वाले वाला लो और एग्जिट करने वाला हाई। ये बात समझ में आती है? एक मिनट पिछला वाला पेज दिखाइए। अच्छा, एक बात बताइए मेरे को, कुछ प्रिंट आउट लेना है तो मिल जाएगा मेरे फोन से? तो मैं किसको भेज? हाँ, सर। जैसे ये देखिए बच्चों, मान लो क्या है, ये हमारा एक रेजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस है 5 ओम, करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर। ठीक है? एंड करंट इज इंक्रीजिंग एट अ रेट 0.1 एम्पियर पर सेकेंड। और ये जो इंडक्टर है, इसका इंडक्टेंस है 20 हेनरी। तो मुझे वी ए माइनस वी बी की वैल्यू पता करनी। फाइंड वी ए माइनस, तो कैसे पता करेंगे?
तो देखो इस केस में क्या होगा बेटे, इस पॉइंट को सी नाम दे देते हैं हम, है ना। और कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये रेजिस्टर है, ये इंडक्टर, ठीक है। इधर लगाएंगे प्लस, इधर लगाएंगे माइनस और लिखेंगे आई आर। तो 1 × 5 यानी 5 वोल्ट। और इसमें भी करंट ऐसे ही जा रहा है, तो जिधर से करंट एंटर कर रहा है उधर लगाएंगे प्लस, इधर लगाएंगे माइनस। क्या लिखेंगे, एल डी आई बाई डी टी। एल है 20, डी आई बाई डी टी 0.1, तो 20 × 0.1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट आ जाएगा। तो क्या हो रहा है, ए से सी गए तो 5 वोल्ट कम हुआ, और सी से बी गए तो फिर 2 वोल्ट कम हुआ। तो 5 + 2, वी ए माइनस वी बी की क्या वैल्यू आ जाएगी, 7 वोल्ट के बराबर आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? सर रेजिस्टर के अक्रॉस 5 वोल्ट के सर। अरे ये कौन है महान आदमी, रेजिस्टर के अक्रॉस 5 वोल्ट। अबे ओम्स लॉ नहीं पढ़ा क्या तुमने, कैसी बात कर रहे हो यार। V = IR। क्यों भाई? हाँ सर। हाँ, V = IR, ओम्स लॉ, है ना। करंट 1 एम्पियर दिया हुआ है ना अपने को, ये रहा ना, हाँ ये दिया तो। देखा नहीं। ओके, अच्छा ये मिस समझ गया। ओके, क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes, sir. ओके, अच्छा उसी तरीके से क्या है, तो देखो ये जो अपने ग्रोथ ऑफ करंट वाली जो इक्वेशन है ना बच्चों, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो अपने को ठीक वैसे ही करने हैं जैसे कि हम लोग क्वेश्चन किया करते थे किसके, कैपेसिटर्स के। मान लो आपसे पूछ लिया जाए, बताओ इतने टाइम करंट जो है वो अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू का आधा कितने टाइम के बाद हो जाएगा, 1/3 कितने टाइम के बाद हो जाएगा, है ना। तो वो सब अपन इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो हमसे पूछ लिया जाए कि भाई बताओ कितने टाइम के बाद स्टोर्ड एनर्जी जो है वो मैक्सिमम की आधी हो जाएगी। ये सारी कैलकुलेशंस जो है वो अपन कर सकते हैं। इसमें हमें बस एक ध्यान रखना है कि करंट थ्रू एन इंडक्टर cannot change by finite amount in infinitely small time. इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम में वो फाइनाइट अमाउंट से चेंज नहीं हो सकता करंट, है ना। करंट थ्रू एन इंडक्टर कैन नॉट चेंज बाय फाइनाइट अमाउंट इन इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम। इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम में करंट जो है वो फाइनाइट अमाउंट से चेंज नहीं हो सकता, है ना। मतलब सर्किट में हमने अचानक से कुछ परिवर्तन किया तो क्या है, करंट अचानक से चेंज नहीं होगा। या यूं कहें कि और फंडामेंटल बात क्या है,
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर 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 आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बेटा। और ऊपर क्या है? ऊपर मान लो एक इस तरह की बैटरी और ये रेजिस्टर लगे हुए हैं, है ना। इधर मान लो ये है 2R, ये है E। हमने क्या किया, स्विच को पोजीशन 1 में रहने दिया और फिर अचानक से पोजीशन 2 में चेंज कर दिया। S is kept in position 1 for a long time. सर चेकआउट करके उनके पैसे चार्ज करेंगे। फोन आ गया।